वेलकम एवरीवन। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो मुझ तक पहुंची मिस्टर प्रतीक के थ्रू। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया जिससे उनके दिल को एक बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा और उनके साथ हुई घटना ने उनके जहन में कई सवाल खड़े कर दिए और वो अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए मुझसे जा टकराए, इस उम्मीद में कि शायद मैं उनकी उलझनें सुलझा सकूं और उन्हें समझा सकूं कि उन्होंने जो मंजर देखा था वो आखिर था क्या। तो चलिए मैं आपको मिस्टर प्रतीक की कहानी सुनाता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे वो सुनाना चाहते हैं। लेट्स हंट द हॉन्टेड। तारीख 14 नवंबर 2016। मेरा नाम प्रतीक है और मैं जोधपुर में अपनी छोटी सी फैमिली, मेरी वाइफ रितु और मेरे बेटे राघव के साथ रहता हूँ। हम राघव को प्यार से रघु कहकर बुलाते हैं। आज चिल्ड्रंस डे है और हमारे रघु का 8वां जन्मदिन भी। तो आज इस मौके पर रितु ने हमारे शहर के एक ऑर्फनेज से कुछ बच्चों को इन्वाइट किया है। हमारे सभी गेस्ट 6 बजे तक आ गए और ऑर्फनेज के बच्चे भी 6:30 बजे तक अपने वार्डन के साथ वहां पहुंच गए थे। मैं उन बच्चों को देखकर काफ़ी सरप्राइज हुआ। वो सभी बच्चे वाइट शर्ट पैंट पहनकर आए थे और उन सभी के हाथ में एक ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी था। मैं कुछ सोच ही रहा था कि उनके वार्डन ने मेरे कंफ्यूज चेहरे को देखते हुए मुझसे कहा, ये बच्चे किसी भी इन्विटेशन पर खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि इन्हें जो प्यार आप लोग अपने घर बुला कर देते हैं वो ये म्यूजिक के द्वारा आपको वापस लौट आते हैं। मैं उन बच्चों को देखकर काफ़ी खुश हुआ और उनको अंदर ले आया। बहुत ही जल्द वो बच्चे हमारे मेहमानों के साथ आए बच्चों में ऐसे घुल मिल गए मानो एक दूसरे को कई अरसे से जानते हों। बच्चे कास्ट, रिलीजन और क्लास देखकर भेदभाव नहीं करते ना, शायद इसीलिए इन्हें भगवान का रूप कहते हैं। भगवान का रूप, मेरी ये सोच बहुत ही जल्द बदलने वाली थी। ऑर्फनेज के बच्चों ने अपनी म्यूजिक परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। सभी गेस्ट ने काफ़ी एंजॉय किया। फिर राघव को तोहफे मिलने लगे। वो भी खुशी खुशी उन्हें ले रहा था, बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहा था। मैं हॉल में ही घूम रहा था, लेकिन मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा था कि 2 आंखें मुझे ही देख रही हैं। जहां मैं जा रहा हूं मेरा पीछा कर रही हैं। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा एक कोने में बैठा दिखाई दिया। उसके हाथ में खाने की एक छोटी सी प्लेट थी, मगर वो कुछ खा नहीं रहा था। ये बच्चा भी ऑर्फनेज से आए दूसरे बच्चों के साथ आया था, लेकिन इसके कपड़े अलग थे। सफ़ेद कुर्ता पजामा। मुझे लगा शायद ये म्यूजिकल बैंड में नहीं होगा इसलिए अलग कपड़े पहनकर आया हो, लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक अलग ही चमक थी जिसने मुझे उस बच्चे के पास जाने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके पास गया और उससे कहा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? वो मानो मेरे बोलते ही एक गहरी सोच से बाहर आया और चौंक कर मुझसे बोला, जी वो मुझे लगा वो थोड़ा शर्मीला होगा, इसलिए बाकी सबसे घुला मिला नहीं। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने बेटे के पास ले गया। मैंने कहा, ये है मेरा बेटा रघु, तुम इससे दोस्ती कर सकते हो। मैं ये कह ही रहा था कि तभी मेरी एक गुजराती दोस्त आई और रघु से गुजराती में ही बोला, हैप्पी बर्थडे बेटा, ये देखो तुम्हारी बहुत ही स्पेशल गिफ्ट। और उन्होंने रघु के हाथ में एक छोटी सी टोकरी थमा दी जो एक शॉल से ढकी हुई थी। फिर उन्होंने रघु से कहा, बेटा इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनेगा। रघु ने टोकरी से शॉल हटाकर देखा तो उसमें एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा पपी अंदर सो रहा था, जिसे देखकर रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी गुजराती फ्रेंड ने रघु से कहा, हमारी डॉग को 3 पपी हुए थे 2 दिन पहले, तो मैंने सोचा कि इनमें से एक तुम्हें दे दूं बिकॉज यू लव डॉग्स। हमारी सारी बातें वो छोटा लड़का साथ खड़े खड़े सुन रहा था और मेरी फ्रेंड की आखिरी लाइन सुनते ही वो एकदम से बोल पड़ा, ये पपी 16 नवंबर को मर जाएगा। उस लड़के की बात सुनते ही मुझे एक धक्का सा लगा। आखिर इस बच्चे ने अचानक ऐसा बोला क्यों? रघु ने भी चौंक कर उस लड़के से पूछा, तो क्या सारे पपी 16 नवंबर को मर जाएंगे? तो उस बच्चे ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सपाट जवाब दिया, नहीं, सिर्फ ये वाला मरेगा। मेरी फ्रेंड को बात समझ में नहीं आई क्योंकि बच्चे ने बात मारवाड़ी में कही थी, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि ये लड़का आखिर कह क्या रहा है, जिसे देखकर हम सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने वहां बात घुमा दी ताकि वो उस छोटे बच्चे पर भड़क ना जाए और कोई तमाशा ना बन जाए। मैंने कहा, आपकी ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है, और वो सारी बात भूलकर अपनी ड्रेस के बारे में ही बताने लग गई। लेकिन अब उस छोटे बच्चे के आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और सब उससे पूछने लगे, क्या तुम सबके बारे में बता सकते हो कि कौन कब मरने वाला है? उसने सर ना में हिलाया और कहा, सिर्फ उन लोगों के बारे में बता सकता हूँ जिनका मुझे डेट ऑफ बर्थ पता हो।
तभी एक बच्चे ने कहा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 2008। ये सुनकर अचानक वो बच्चा अपने दिमाग पर जोर डालने लगा और फिर वही बिना एक्सप्रेशन के बोला, 8 मार्च 2066। ये सुन के पूछने वाला बच्चा बोला, ओ अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। और सब बच्चे हंसने लगे। तभी एक बुजुर्ग आए और उन्होंने बच्चे से पूछा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1956, बताओ मैं कब मरूंगा। ये सुनकर फिर वो बच्चा दिमाग पर जोर डालने लगा। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी गहरी सोच में चला गया हो वो। जहां तक मुझे लग रहा था वो जोड़ घटाकर मैथ्स का कैलकुलेशन नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ याद कर रहा था। कुछ याद करने की कोशिश में वो अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, जैसे कोई लिस्ट याद कर रहा हो। और फिर याद करते ही बोला पूरे कॉन्फिडेंस से, एकदम सपाट चेहरे से, 15 जून 2020। ये सुनकर बुजुर्ग थोड़ा गंभीर होकर बोले, तब तो मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। पता नहीं उस बच्चे में ऐसा क्या था कि सबको उसकी बात पर विश्वास हो जाता। और फिर एक एक करके काफ़ी बच्चे बुजुर्ग उससे सवाल पूछने लगे, मानो एक खेल सा बन गया था सबके लिए। और फिर उसका जवाब सुन के सब बच्चे हंस देते, क्योंकि सबके पास काफ़ी टाइम था। मैं भी हंसकर वहाँ से चला गया, ये देखकर कि सब खुश थे। मैं अपने कुछ गेस्ट से बात कर ही रहा था, तभी अचानक मुझे रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चीख रहा चिल्ला रहा था। मैंने वहाँ जाके देखा तो वो मेरा कजिन आदित्य था। वो रोए जा रहा था और रुक ही नहीं रहा था। मैंने पास खड़े लोगों से पूछा कि क्या हुआ है, तो किसी ने मुझे बताया आदित्य ने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी और उस लड़के ने आदित्य की मौत की डेट बताई है 18 नवंबर 2016, मतलब आज से सिर्फ 4 दिन बाद। और इसीलिए वो रो रहा है। मेरा दूसरा कज़न आदित्य को चुप कराते हुए दूसरे कमरे में ले गया और वो जाते जाते भी रो ही रहा था और एक ही बात की रट लगाकर बैठा था, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं सिर्फ 30 साल का हूँ। उसे इस हालत में देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। बच्चों के खेल को इतना सीरियसली आखिर कौन लेता है? तमाशा खड़ा कर दिया है। ऐसी बचकानी हरकत करते टाइम इसे शर्म भी नहीं आई। खैर, इस तमाशे के बाद भीड़ वहां से जाने लगी और मैं उस छोटे बच्चे को भीड़ में देख नहीं पाया। मैं शायद उससे कुछ बात करना चाहता था, तो मैं ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों के पास गया, जहां वो अपना सामान समेटकर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मुझे वो लड़का कहीं नहीं दिखाई दिया। मुझे ऐसे किसी को ढूंढता देख वार्डन मेरे पास आए और मुझसे कहा, आप चिंता ना करें, वो फिर से आएगा, मिल जाएगा आपको। हम ये बात कर ही रहे थे, तभी अचानक मुझे मेरे घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ ऊपर गया तो मैंने देखा रघु एक कोने में खड़ा था और ऋतु रोते हुए उस सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले बच्चे को मारे जा रही थी। मैंने ऋतु को रोकते हुए कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? इस बेचारे बच्चे को मार क्यों रही हो? मेरी ये बात सुनकर मानो ऋतु की आंखों से अंगार बरस रहे हो और वो दांत पीसती हुई बोली, बेचारा बच्चा? तुम्हें पता भी है इसने कहा क्या है? इसने हमारे रघु के मरने की डेट आज से ठीक 1 साल बाद बताई है, उसके अगले बर्थडे पर। ये सुनकर मैं एकदम शांत हो गया, मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान ना हो, और गिरकर मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। ऋतु ने उस बच्चे को मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया और चिल्लाई, दोबारा इस घर में घुसने की सोचना भी मत, तुमसे ज्यादा गिरा हुआ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं बस एक कोने में शांत बैठा रह गया, मानो उस बच्चे की बात सुनते ही मैंने उस पर विश्वास कर लिया हो। तारीख 16 नवंबर 2016। रघु उस पपी से 2 दिन के अंदर ही काफ़ी घुल मिल गया था। उसने पपी के लिए एक छोटा सा बेड बनाया था और उसके लिए पानी पीने का बाउल भी लेके आया था। लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से वो पपी काफ़ी शांत लग रहा था। ऋतु को लगा उसकी तबीयत खराब है, तो उसने जानवरों के डॉक्टर को घर बुलाया। लेकिन डॉक्टर के घर आने से पहले ही वो मर चुका था। रघु बहुत उदास हुआ, बहुत रोया भी। हमने जैसे तैसे उसे चुप कराया, उससे कहा कि हम उसे दूसरा पपी ला कर देंगे, इससे भी अच्छा। लेकिन वो बेचारा रोते रोते ही सो गया। ऋतु मेरे पास बैठी हुई थी और उसने एकदम से मुझसे कहा, तो ये सब सच है? मैंने बात घुमाने की कोशिश करी और बिल्कुल अनजान होकर बोला, क्या क्या सच है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? ऋतु ने कहा, तुम अच्छे तरीके से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। वो पपी आज मर गया 16 नवंबर को, ठीक जैसा उस छोटे लड़के ने कहा था। मतलब तुम्हारा कजिन आदित्य
और हमारा रघु? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए और वो रोती हुई वहां से चली गई। तारीख 18 नवंबर 2016। मैं रघु के बर्थडे के अगले दिन से ही रोज आदित्य को कॉल करके उसकी तबीयत पूछता रहा कि वो ठीक तो है। उसने 19 नवंबर तक के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और एकदम डरा सहमा सा घर पर ही रहता। मैंने उसे पपी की मौत के बारे में नहीं बताया, वरना वो और ज़्यादा डर जाता। मैं आज भी आदित्य से फ़ोन पर बात ही कर रहा था और उसका हाल पूछ ही रहा था कि तभी मुझे फ़ोन पर आवाज़ आई। और तभी फ़ोन कट गया। मैं तुरंत उसके घर के लिए निकला और वहां जाकर देखा तो आदित्य के घर के बाहर काफ़ी भीड़ जमा थी। पूछताछ करने पर पता चला आदित्य अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर बात कर रहा था। तभी ना जाने कैसे तारों में गड़बड़ी की वजह से उसे बहुत खतरनाक झटका लगा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही मानो मेरा दिल धड़कना रुक सा गया हो। उस बच्चे की हर बात सच हो रही थी। पहले वो पपी और अब आदित्य। इसका मतलब एक साल भर में हमारा रघु भी। मौत कब आने वाली है ये पता है, तो भी इसका दर्द कम नहीं होता। वो एक साल मैंने और ऋतु ने कैसे काटा है ये हम ही जानते हैं। रोज ये पता होते हुए कि हमारा छोटा सा हंसता खेलता बच्चा बहुत ही जल्द हमारा साथ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। और ठीक वैसा हुआ भी। तारीख 14 नवंबर 2017। रघु काफ़ी दिनों से बीमार था और आज वो हम सबको छोड़कर चला गया। ऋतु बिल्कुल टूट गई थी। हमें पता था कि ये होने वाला है, लेकिन फिर भी दर्द इतना मानो बयां ना कर सकें। कुछ दिन तक हमने किसी से बात नहीं की। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ऋतु ने उस छोटे बच्चे को इतना मार के घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारा अनाथ बच्चा, अब इसमें उसकी क्या गलती थी? भगवान ने उसे ऐसा अजीब सा तोहफा दिया है। वो बेचारा तो बस सच बोल रहा था। तभी पता नहीं कहां से मेरे जहन में एक ख्याल आया, वो बच्चा भी तो हमारे रघु की उम्र का है। हम उस अनाथ बच्चे को अगर गोद ले लें तो उसे उसका परिवार मिल जाएगा और उसके अंदर हमें हमारा रघु फिर से मिल जाएगा। वो हमारे साथ रहेगा तो उसे अपनी शक्तियों का बुरा भी नहीं लगेगा। हम उसे बिल्कुल अपने रघु की तरह पालेंगे, हमारा चमकीली आंखों वाला रघु। और ऋतु भी इस सदमे से बाहर आ पाएगी। यही सब सोचकर मैं अगले दिन उस ऑर्फनेज में गया। वहाँ के वार्डन मुझे देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने मुझे एक जगह बैठाया और चाय मंगवाई। चाय पीते हुए मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ एक बच्चे को अडॉप्ट करने आया हूँ। ये सुनते ही वो बड़े खुश हुए और मुझसे बोले, आप जैसे भले लोगों की वजह से ही तो ये इन बेचारे अनाथ बच्चों को एक परिवार मिलता है और वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। तो बताइए आप किसे अडॉप्ट करने आए हैं? मैंने भी खुशी खुशी कहा, उस दिन आप पार्टी में आए थे तो आपके साथ एक छोटा बच्चा आया था, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना था उसे। ये सुनकर वार्डन की हंसी गायब हो गई और बहुत ही गंभीर होकर उन्होंने मुझसे कहा, वो बच्चा ऑर्फनेज का नहीं है सर, वो बस यहाँ आता जाता रहता है और कभी कभी हमें इनविटेशंस पर ज्वाइन कर लेता है। मैंने उनसे थोड़ा निराश होकर कहा, क्या आप उसे बता सकते हैं? मुझे उससे मिलना है। जब भी वो आपको मिले। और मैं वहाँ से उठ के उसी निराशा के साथ चल दिया। वार्डन ने पीछे से शायद आवाज़ लगाई और मुझे कहा, आप कोई और बच्चा भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं। पर मैं सिर्फ चलता रहा और कोई जवाब नहीं दिया। तारीख 17 दिसंबर 2017। बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा था उस शाम को। अंधेरा भी होने लगा था, शायद बारिश आने वाली थी। हल्की हल्की बूंदें तो अभी से बरसने भी लगी थी। मैं छत पर गया ताकि कपड़े उतार कर घर के अंदर ले आऊं। मैं तार से कपड़े उतार ही रहा था, तभी मेरे घर के सामने से अचानक बिजली कड़की। मैंने उस तरफ देखा तो मेरे घर के ठीक नीचे वही बच्चा खड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा, अरे बेटा तुम नीचे क्यों खड़े हो? तेज तूफान आ रहा है, बारिश भी, भीग जाओगे तुम, आओ ऊपर आ जाओ। उस बच्चे ने नाम में सिर हिलाया। शायद उसे ऋतु की बात याद आ गई जब ऋतु ने उसे कहा था हमारे घर में दोबारा मत घुसना। वो बच्चा वहीं से बोला, मुझे पता चला कि आप मुझे ढूंढ रहे थे, मुझसे मिलने आए थे, बताइए। मैंने उससे कहा, बेटा हमें माफ़ करना, उस दिन हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम तो सिर्फ सच बोल रहे थे, इसमें तुम्हारी क्या गलती। तो वो बच्चा बोला,
मुझे नहीं समझ आया आदित्य अंकल और रितु आंटी रोने क्यों लगे। वो पपी भी तो अपनी मौत जानकर चुपचाप बैठा था, रो नहीं रहा था, और रघु भी शांत था। मैंने कहा, बेटा, उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी से लगाव बढ़ जाता है। वो मरना नहीं चाहते और मौत का डर उन्हें परेशान कर देता है। बच्चों में शायद ऐसा नहीं होता। तुम जब बड़े होगे तब तुम समझ जाओगे। क्या तुम्हें तुम्हारे मरने की तारीख पता है? वो बोला, हाँ पता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, देखो मैंने बोला था ना, बच्चों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने पूछा, वैसे तुम्हारे मरने की तारीख क्या है? उसने वही अपना बिना किसी एक्सप्रेशन के सपाट चेहरे से कहा, 16 फरवरी 2012। उसके ये शब्द सुनते ही मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मैं कांपने लगा। मेरे शब्द मेरे हलक में अटक गए और मैं उसी जगह खड़ा हुआ जम गया, हिल भी नहीं पाया। और वो बच्चा मेरे आंखों के सामने देखते देखते ओझल हो गया। मिस्टर प्रतीक के कुछ सवाल हैं जो उन्होंने उस रात देखा। क्या वो आंखों का धोखा था? अपने बच्चे को खोने के गम में क्या उनके दिमाग ने खुद ही एक कहानी बना ली, या फिर सच में उनका सामना किसी प्रेत आत्मा से हुआ था? इनके जवाब तो मैंने उन्हें दे दिए, लेकिन आपको इनके जवाब खुद ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऐसे सवालों के जवाब किसी को बिना मिले नहीं देता। एंड आई विश कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में ना पड़े कि उसे हेल वॉकर से मिलना पड़े। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गया। वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी मौत की तारीख पूछी थी, इसी महीने 15 जून 2020 को उनकी कोरोना से मौत हो गई। See you next Sunday 8 PM. It's Hal Walker signing off for today.